तो क्या ऐसा नहीं है कि लोग अगर करंट को साथ लेकर चले तो ज्यादा फायदा? हाँ सर, मतलब मेरा भी वही था कि मैं डेली चाहे अपना थोड़ा स्टैटिक पोर्शन कम पढ़ूंगा, लेकिन मैं करंट को बहुत पढ़ता हूँ। तो डेली मेरा रूटीन का पार्ट है न्यूज़पेपर्स। प्लस अब क्या है, न्यूज़पेपर में आपको इन डेप्थ तो नहीं मिलेगा, पर्सपेक्टिव मिलता है, लेकिन आप जो है डेली डेली चीज़ों को सुन रहे हैं तो आपको लास्ट मिनट पे याद करने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप डेली सुन रहे हो उस चीज़ को। उसके बाद एक मैं मैगजीन रखता था, किसी भी आप जो है इतना मार्केट में मैगजीन अवेलेबल रहती है, एक मैगजीन को क्या है कि आप करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर में आ गया था वो इन्फॉर्मेशन, लेकिन अब उसको इन डेप्थ कवर करना है, उसके लिए आपको मैगजीन यूजफुल हो जाती है। फॉर इंस्टेंस अभी जो है इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है, तो ये मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ किस तरह से ईरान ने क्या किया, देन इजराइल क्या कर रहा है, आई विल बी रीडिंग अबाउट इट। अब लेकिन मैगजीन मुझे इसमें यहाँ हेल्प करेगी कि अब मैं उसके 1979 में जो ईरान रिवोल्यूशन हुई थी, मैं मुझे उस वहां तक लेके जाएगी। उससे पहले वो जो शाह पहलवी का वहां पे रूल था, मुझे उसके बारे में बताएगी। अब यह मुझे इंटरेस्ट भी आ रहा है कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ ले रहा हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ ले रहा हूँ और डीप में पढ़ ले रहा हूँ। तो एक मैगजीन रखते हैं करंट अफेयर्स के लिए और डेली न्यूज़पेपर्स को करते हैं। तो इससे क्या होता है कि लास्ट मिनट में मैं उस चीज पे रिलाई नहीं करता था कि एनुअल प्रीलिम्स आ रहा है तो उससे पहले जो है कंसोलिडेटेड एक साल का उठाया और एक महीने में पढ़ लिया। आपको लगेगा कि आपने पढ़ लिया, लेकिन वो रियल में आपने पढ़ा नहीं है, आप केवल उससे गो थ्रू किए हो। और करंट अफेयर्स वो जीने की तरह है एक तरह से, जितना आप उसको महसूस करोगे उतना ज्यादा बेहतर है। आप मेंस में उसको इंटीग्रेट करोगे, प्रीलिम्स में आपको वो बर्डन नहीं लगेगा। तो इसलिए करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से रखना है, हमेशा अपना पार्ट बनाइए और ट्राई कीजिए कि उससे जो भी निकल रहा है, अगर उसमें आप ऐड कर सकते हैं प्रीलिम्स की नॉलेज में, वो कीजिए। मेंस में जहां जहां आपको लगता है कि मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा अपने एग्जाम्पल्स के तौर पे, अपने डेटा के तौर पे, उसको हमेशा लिखते रहिए, अपने नोट्स बनाइए, छोटे नोट्स बनाइए, ज्यादा न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स मैगजीन से नोट्स मत बनाइए, अपने काम के बनाइए, लेकिन उसको समझ के लेवल पे हमेशा यूटिलाइज कीजिए। फिर आता है कि मेंस के लिए क्या क्या करना होता है बेसिकली। तो मेंस के क्या है कि अपने आइडेंटिफाई माइक्रो थीम्स हर एक सब्जेक्ट के जीएस में जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, हर एक टॉपिक दिया है यूपीएससी ने, इसलिए उसको एक्सप्लेन भी किया है। तो अपने हर एक टॉपिक को उठाइए, माइक्रो थीम को उठाइए और प्लस पीवाईक्यू को उठाइए। इन दोनों को उठा के देखिए कि किस डेप्थ में क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। टॉपिक सिलेबस में होगा, डेप्थ पीवाईक्यू में होगी, उन दोनों को इंटीग्रेट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चंस आए। तो जितने भी आपके यूपीएससी के सिलेबस में जीएस के आपके माइक्रो थीम्स हैं, सब पे अपने बेसिक नोट्स बना लीजिए कि बेसिक जो डिटेल हो स्टैटिक पोर्शन की, आपके क्लास नोट्स हो, क्लास नोट्स को यूटिलाइज कीजिए, आपका जो स्टैटिक बुक्स हैं उसको यूटिलाइज करके अपने छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए स्टैटिक पोर्शन के हर एक माइक्रो थीम पे। उसके बाद क्या कीजिए, फिर जो आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे हर दिन उसमें थोड़ा सा ऐड करते जाइए। पॉलिटी में कुछ चल रहा है, गवर्नर से रिलेटेड कुछ अभी रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया आप उसमें ऐड कर देंगे। तो गवर्नर के टॉपिक आपने ऑलरेडी तैयार कर लिया था, लेकिन अब उसमें आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट ऐड कर दिया। तो करंट अफेयर्स की नॉलेज आप यहाँ पे धीरे धीरे इसमें इंटीग्रेट करते रहेंगे। तो इससे क्या आपके जब नोट्स आपके तैयार होंगे, तो जब आप प्री और मेंस के बीच में आप जिस तरह से टाइम कम होता जा रहा है, क्रंच होता जा रहा है, उसके लिए जरूरी है कि आपका मेंस जो है पहले से तैयार हो चुका हो। स्पेशली जो बेसिक नोट्स आपको बनाने की जरूरत थी वो पहले से तैयार रखे हो आपने, और स्टैंडर्ड बुक्स का यूज कीजिए। और प्लस अब जिस तरह से एआई आ रही है, तो एआई से अपनी, अगर आप किसी गाइडेंस वगैरह पे नहीं निर्भर कर पा रहे हैं, तो क्योंकि गाइडेंस आपको ट्राई तो होना चाहिए कि मेंटर अगर आपके पास अवेलेबल, तो मेंटर आपको हमेशा ही हेल्प करेगा, लेकिन हमारे पास एआई भी है, तो एआई को भी इंटीग्रेट कर लीजिए। किस तरह से आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरी लिमिट से जो है थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है, तो मैं टाइप करके अच्छा उसको प्रॉम्प्ट दीजिए और उससे आंसर लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे आपको जो है कॉग्निटिव वो नहीं कर देना है कि एक्सचेंज कर दिया, सब एआई पे निर्भर एआई पे कभी नहीं होना है। एआई को यूटिलाइज कीजिए अपने लिए, माइंड लेकिन हमेशा यूज करना है। तो रीजन, मेंटल थिंकिंग हमेशा यूटिलाइज करना है। एआई से जो आया उसमें से जो आर्गुमेंट लग रहा है कि हाँ ये 4 आर्गुमेंट एआई ने दिए, लेकिन 2 आर्गुमेंट मुझे अच्छे लग रहे हैं, 2 मुझे ज्यादा अच्छे नहीं लगे, जो 2 अच्छे लग रहे हैं वो छोटे से आर्गुमेंट निकाल के रखिए। ये नहीं कि एआई को कॉपी पेस्ट करके अपने नोट्स में डाल लिया और बस मैं जो है मेरे तो नोट्स सारे तैयार हैं। नोट्स तैयार करने का मतलब है नोट्स को समझना। आप इतना ज्यादा सिलेबस है, नोट्स को रट्टा लगा के तो आप आंसर नहीं देने वाले, तो आप जितना समझे होंगे चीजों को। फॉर इंस्टेंस पॉलिटी का क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के लिए क्या चैलेंजेस हैं, इसको आप समझ लीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए क्या क्या जरूरी होती है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की जरूरत होती है, उसके पास उसकी जो पावर है वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, उसके पास एक्शन लेने की पावर होनी चाहिए, उसकी फाइनेंशियल पावर होनी चाहिए। ये 4-5 पॉइंट्स हैं। अब ये आप नोट्स में लिखें, मैं नोट्स में लिखूं तो भी है, नहीं है तो मैंने समझ लिया,
तो इस तरह से आपको जब अपने नोट्स बनाना है तो समझ के नोट्स बनाना है, वो केवल कॉपी पेस्ट नहीं कि जो बुक में लिखा था वही आपने नोट्स में लिख लिया, तो ये कॉपी पेस्ट तो नहीं करना है, समझ के लेवल पे करना है। फिर अब वैल्यू एडिशन की बात आती है, ये आ गया आपके बेसिक नोट्स आपने हर एक सब्जेक्ट के तैयार कर दिए। अब आता है कि आपको हर एक पेपर में वैल्यू एडिशन के लेवल पे क्या करना है। तो वैल्यू एडिशन के लिए हर एक पेपर का एक अपना यूनिकनेस होती है। सपोज GS1 है, उसमें है 3 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, सोसाइटी है और ज्योग्राफी है। तो जब मैं हिस्ट्री लिखूंगा तो हिस्ट्री में मेरे हर एक आंसर में फैक्ट्स होंगे, क्योंकि फैक्ट्स होना जरूरी है एज अ एग्जाम्पल। तो आपका आर्गुमेंट होगा जर्नलिस्टिक, लेकिन आर्गुमेंट के साथ में एग्जाम्पल होगा फैक्चुअल, या इवेंट का मेंशन करूंगा मैं जब अपना इंट्रो दे रहा हूँ, डेट्स का मेंशन करूंगा, किसी पर्सनैलिटी का मेंशन करूंगा, वो हमेशा मेंशन करूंगा तो शो कि मेरे पास हिस्ट्री की नॉलेज है, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन हिस्ट्री का है तो मैं हिस्ट्री की नॉलेज दिखाऊंगा। तो जैसे इस बार एग्जाम्पल था खजुराहो के टेम्पल्स के ऊपर, तो जब आप खजुराहो के टेम्पल्स का क्वेश्चन था कि शायद वो लाइफ की वाइब्रेंसी के बारे में दिखाता है। अब खजुराहो का जो आर्किटेक्चर में मैं आर्गुमेंट्स लिखूंगा कि जी जो है वाइब्रेंसी को दिखा रहा है, किस लेवल पे लोगों की जो है इवन डांसिंग जो पोस्चर है वो उसमें दिखा रहा है, इवन जो वहां पे कमर्शियल लाइफ है उसके बारे में दिखा रहा है, मर्चेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे मेरे आर्गुमेंट हैं, लेकिन ये आर्गुमेंट हिस्ट्री के हैं ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखूंगा जिस तरह से कंदारिया महादेव टेम्पल में ये हमें दिखता है। दूसरे आर्गुमेंट में लिखूंगा जिस तरह से लक्ष्मण टेम्पल में हमें दिखता है। अब ये हिस्ट्री का आंसर हो गया, क्योंकि आपने इसमें हिस्ट्री ऐड कर दी। तो ये फैक्ट्स, ये इवेंट्स, ये हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, ये डेट्स, ये आपको लिखना है एज अ एग्जाम्पल टू सब्सटेंशिएट योर पॉइंट। उसी तरह से जैसे ज्योतिबाई फूले के ऊपर इस बार क्वेश्चन था, तो ज्योतिबाई फूले का जब मैं आंसर लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा कि ही वॉज एंटी कास्ट, ही वॉज फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, ये आपके आर्गुमेंट्स हैं। लेकिन अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे बनेगा? एग्जाम्पल के तौर पे एंटी कास्ट है तो एग्जाम्पल मैं दूंगा कि उनकी गुलामगिरी जो बुक है उसमें उन्होंने ऐसा कहा है। विमेन से रिलेटेड मैं लिखूंगा 1848 में उन्होंने गर्ल्स स्कूल्स को उद्घाटन किया था। अब क्या है, डेट्स भी आ गई 1848, गर्ल्स स्कूल का भी मेंशन कर दिया, तो नाउ इट बिकम्स मोर सब्सटेंशियल पॉइंट। तो उस तरह से आपको हिस्ट्री करना है। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी में आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है, तो जब फिजिकल ज्योग्राफी है तो फिजिकल ज्योग्राफी के आर्गुमेंट्स जो की टर्म्स हैं, जैसे अगर क्लाउड बर्स्ट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आप लिखोगे एडियाबेटिक कूलिंग होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, रेन शेडो मूवमेंट इवेंट्स होते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये की टर्म्स हैं। और फिर आपके पास एग्जाम्पल हो जाएंगे कि जो है वो 2013 में चमोली में जो है इस तरह का डिजास्टर हुआ था, फिर अभी रिसेंटली शिमला में इस तरह के डिजास्टर्स देखे गए। ये आप एग्जाम्पल कहाँ से लाए हैं? करंट अफेयर से ला रहे हैं। आर्गुमेंट्स क्या थे? की टर्म्स जो थे वो ज्योग्राफी के थे, और प्लस ज्योग्राफी में मैपिंग बनाना है, जहाँ पे आपको लग रहा है स्कोप है इंडिया का मैप बनाने का, वर्ल्ड का मैप बनाने का, आप वहाँ पे बना दीजिए। नहीं तो फिगर बनाना है कुछ जो है, सपोज इस तरह इस बार जो सुनामी का क्वेश्चन था तो आप सुनामी की वेव्स जो है बना के आइडेंटिफाई शो करेंगे कि ये पीक्स होती है, ये डाउन होता है। तो इस तरह से आपको ज्योग्राफी का हो जाता है। सोसाइटी में यूजली जो है जितना आप ऑब्जर्व करेंगे सोसाइटी को, स्पेशली जो रिसेंट जगह पे जो भी हो रहा है, सुसाइड के केसेस आ रहे हैं या जिस तरह का भी सोशलाइजेशन में चेंजेस हो रहे हैं, तो आप स्पेशली यहाँ न्यूज़पेपर बहुत सोसाइटी में काम आता है। एक बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, प्लस आपका जो न्यूज़पेपर में आपने जो इवेंट्स पढ़े होंगे, सपोज अभी रिसेंटली गाजियाबाद में एक इंसिडेंट हुआ था, जो 3 जो बच्ची थी उनका सुसाइड का, ये मेरे लिए एक तरह से ये सोसाइटी का एग्जाम्पल है। अब जब मैं अपना आर्गुमेंट दे रहा हूँ तो मैं गाजियाबाद इवेंट का डिस्कस कर दूंगा एग्जाम्पल के तौर पर। तो सोसाइटी क्योंकि डायनेमिक है, क्वेश्चन हमेशा इसमें स्टैटिक नहीं होते हैं, तो जितना आप अपने जो ऑब्जर्वेशन को अच्छा रखेंगे सोसाइटी में, आपको वो बेनिफिट होगा। इसी तरह से GS2 है तो उसमें आपके जजमेंट्स हमेशा